एक्सपर्ट्स हैं, उनके बाजार को लेकर व्यू क्या है और आपकी स्ट्रेटजी यहां से क्या होनी चाहिए। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बेहद खास मेहमान, पाइपर सरिका एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी अभय अग्रवाल। अभय सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। सर, तो पहला सवाल यही, क्या आपको भी लगता है कि द वर्स्ट इज बिहाइंड, बुरा दौर पीछे छूट गया, या फिर अभी उतना ही कॉशियस रहने की जरूरत है? जी, गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, मैंने सुना आपका जो डिस्कशन आपने किया इसके पहले, और आई थिंक आपने काफी रेलेवेंट पॉइंट्स उसमें रेस किए कि अच्छी न्यूज और बैड न्यूज ये दोनों इतनी तेजी से और इतनी साथ में आ रही हैं बैक टू बैक कि इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का भी, वो थोड़ा शेकन है। और इसलिए शेकन है कि ऐसे इन्वायरमेंट में एक इन्वेस्टर्स की एक प्रेफरेंस रहती है कि हम ज्यादा रिस्क ना लें और जहां पे प्रॉफिट्स हैं उनको थोड़ा बुक कर लें, वेट करें, शायद सिचुएशन और खराब हो और उसकी वजह से हमें एक और अच्छी एंट्री का पॉइंट मिले। तो आई थिंक मार्केट उस इन्वायरमेंट में है। पर इसके साथ एक अपॉर्चुनिटी भी है अभिषेक, और वो ये है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपका 3 से 5 साल का इन्वेस्ट करने का नजरिया है, तो मैं ये कहूंगा कि इस अनसर्टेनिटी में जब पार्टिसिपेशन लो रहता है रिटेल इन्वेस्टर्स का और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का दोनों, तो आपको बहुत अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट्स मिलते हैं, वैल्यूएशन मिलता है। ऑफ कोर्स आपको थोड़े समय के लिए अनसर्टेनिटी के साथ डील करना पड़ेगा, न्यूज फ्लो के साथ डील करना पड़ेगा। आप देखेंगे मार्केट में काफी शार्प मूव्स, आप देखें ग्लोबल मार्केट में ऑयल में हमने 2 दिन में कितना शार्प मूव देखे, 25% ऊपर 25% डाउन के। तो ये एक न्यू नॉर्मल रहेगा मेरे ख्याल से अगले महीने भर के लिए। पर यही एक महीना ऐसा है जो इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज भी देगा। पर बॉटम फिशिंग करने की बजाय, एक साथ सब लेने की बजाय, आई थिंक धीरे धीरे डिप्लॉय करें जिसको डिप्लॉय करना है। दूसरा, जिसके पास ऑलरेडी डिप्लॉयड है, जो एलोकेटेड है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें अंडर एलोकेट करके कैश में चला जाना चाहिए, क्योंकि सडनली मार्केट एक शार्प अप मूव भी ले सकता है। तो अपॉर्चुनिटी है अभिषेक, मैं कहूंगा ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, जो उनको स्टॉक्स अच्छे लगते हैं जहां करेक्शंस हैं न्यूज बेस्ड, तो डेफिनेटली ऐड करना चाहिए पोर्टफोलियो में। बिल्कुल ऐड करनी चाहिए। अगर आप लंबी अवधि के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप निवेशक हैं, आप शॉर्ट टर्म की वोलेटिलिटी से घबराते नहीं हैं, तो फिर तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है। क्योंकि 26,000 के आसपास का इंडेक्स था, 25,500, वहां से गिरते गिरते हमने देखा कि 24,000 के नीचे भी डिप किया और वहां से थोड़ी सी सस्टेन मूव आ रहे हैं। अभय जी, मेरा प्रश्न भी अगला यही था कि अगर किसी को अपॉर्चुनिटी तलाशनी है तो क्या खरीदें? क्योंकि हमने देखा कि फाइनेंशियल स्टॉक्स टूटे, कैपिटल गुड्स वाले शेयरों में गिरावट आई, ऑटो काफी अच्छा परफॉर्मर था, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के भय से हमने देखा कि ऑटो शेयरों में बिकवाली आई और ऑटो के वैल्यू शेयर में जो भी शेयर वो भी टूटे। आपके हिसाब से क्या ये जो 3-4 स्पेसेस हैं, क्या यहां पर एकुमुलेट करना शुरू करना चाहिए? और आपकी विशेष नजर, पारखी नजर और कहां पर सर, वो भी आप गाइड कीजिए। जी अभिषेक, देखिए, इंडिया एक ग्रोथ मार्केट है और यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट भी यही रहता है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे है, जहाँ पे क्लियर कंपनी का 20% एनुअलाइज्ड ग्रोथ दिख रहा है अगले 3 से 5 साल का, उस कंपनीज में इन्वेस्ट करें। क्या होता है, ये एक जब तेजी का मार्केट होता है तो ये जो ग्रोथ कंपनीज हैं ये ओवर प्राइस्ड हो जाती हैं, क्योंकि यंग कंपनीज होती हैं, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, लार्ज मिड कैप्स। तो पर जब ऐसा इन्वायरमेंट आता है जहां पे पार्टिसिपेशन लो है, तो वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल होने लगती हैं। तो मुझे लगता है कि रादर देन गेटिंग ट्रैप्ड इन ओल्ड लार्ज कैप नेम्स जहां पे इन्वेस्टर्स को लगता है कि सेफ्टी है, वो बल्कि वो ट्रैप बन जाते हैं। तो लार्ज प्राइवेट बैंक्स, लार्ज आईटी सर्विसेज कंपनीज, इन सब से मुझे लगता है दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनमें कोई ग्रोथ ट्रिगर नहीं है। ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, फार्मा है हमारा, मुझे लगता है कि ग्लोबल लेवल पे हमारी फार्मा कंपनीज बहुत अच्छा काम करेंगी। ऑटोज में मुझे लगता है डोमेस्टिक जो डिमांड है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑयल प्राइसेस या कुछ भी हो, डोमेस्टिक डिमांड ऑयल ऑटोज को ड्राइव करेगा। तो ऑटो इंडस्ट्री मुझे लगता है स्वीट स्पॉट में है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, जिसमें इन्वेस्टर्स को पूरी नजर बना के रखनी चाहिए। तीसरा एक स्पेस जिसमें हमने भी काफी अब इन्वेस्टमेंट किया है पिछले 2 महीनों में, वो है ऑटो कंपोनेंट्स का। ऑटो एंसिलरी नहीं, मैं ऑटो कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। वहां पे काफी कंपनीज हैं जो अभी ग्लोबल लेवल के सप्लायर्स बन गए हैं, आईपी ड्रिवन। और
जो भी लोकल कंजम्पशन के ब्रांडेड अपॉर्चुनिटीज हैं, मुझे लगता है अभिषेक, ये जब ऑयल का इशू जब हो जाएगा तो इन्वेस्टर की नजर जाएगी कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो कि डोमेस्टिक डिमांड से ड्राइव हो रहे हैं, और उसमें होम इंप्रूवमेंट, ऑटोज, ये सब नाम सबसे ऊपर आएंगे। बैंक्स में मैं अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप बैंक्स को प्रेफर करूंगा क्योंकि वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव है कंपेयर टू लार्ज बैंक्स। मुझे नहीं लगता ये सेफ्टी ढूंढने का समय है ज्यादा इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आपको बेट लेनी है तो ग्रोथ स्टॉक्स पे बेट करें, मुझे लगता है अगले 2 साल में उससे ज्यादा रिटर्न बनेगा। ठीक है, ग्रोथ स्टॉक पर बेट कीजिए, अच्छे रिटर्न बनेंगे। एक समय था अभय जी कि आईटी को भी कहा जाता था कि ये ग्रोथ वाला सेक्टर है, लेकिन वो ग्रोथ तो कहीं पीछे छूट गई। लास्ट ईयर के हम ग्रोथ की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ 5 से 6% के बीच में कुछ रही होगी। आईटी को लेकर आपको क्या व्यू है? क्या आपको लगता है कि इसमें स्ट्रक्चरल डैमेज है, और अगर किसी को इस पर अपना व्यू अगर पॉजिटिव रखना है तो समय भी लंबा देना पड़ेगा? जी देखिए, मैं 3 साल से कह रहा हूं ये बात, और हमारे पोर्टफोलियो में कोई आईटी सर्विसेज स्टॉक नहीं है पिछले 3 साल से, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चरल डैमेज, अगर मैं आपका फ्रेज यूज कर सकूं, वो है। और वो इसलिए कि बिजनेस मॉडल्स ब्रोकन है, और इन कंपनीज को बहुत समय और बहुत एफर्ट लगेगा अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करने में। और मुझे कुछ भी इंडिकेशन ऐसा दिख नहीं रहा है कि मैनेजमेंट कुछ चेंज करना चाहता है या चेंज कर रहे हैं। अभी भी वही पुराना जो बिजनेस मॉडल था टाइम एंड मटेरियल का, उसी पे काम कर रहे हैं। तो ये आगे जाके ये कंपनीज एक सिस्टम इंटीग्रेटर कंपनीज बन जाएंगी, जिनका मार्जिन भी कम हो जाएगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये वैल्यू बाय है, ये बिल्कुल वैल्यू बाय नहीं है, क्योंकि अर्निंग्स मुझे लगता है कि अगले साल भर में गिरेंगी। और गिरने से जो प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल जो अभी लोगों को कम लग रहा है, वो एक्चुअली हाई दिखेगा। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आईटी सर्विसेज एक ऐसा स्पेस है, लार्ज कैप आईटी सर्विसेज, जिससे दूर रहा जाए। इसमें ग्रोथ तो है ही नहीं, और बल्कि डी ग्रोथ दिखेगा हमें। तो ये सेगमेंट ऐसा है कि जहां पे इन्वेस्टर्स को पेशेंस रख के भी रिटर्न नहीं मिलेगी। तो और अपॉर्चुनिटीज दूसरी बहुत है, आपको जरूरी नहीं है कि आईटी सर्विसेज ही लेना है, अनलेस आप एक निफ्टी इंडेक्स की प्रॉक्सी क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल आईटी सर्विसेज से जितना दूर रहे साल भर के लिए, कम से कम उतना अच्छा है। ठीक है, ठीक है। अभय जी, कुछ जो नई थीम्स बाजार में आती हैं और हम चर्चा भी काफ़ी करते हैं। अब ईएमएस वाली थीम की पहले काफ़ी चर्चा हुई, सरकार का सपोर्ट भी था, पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिला, हमने देखा शेयरों ने काफ़ी दौड़ लगाया, लेकिन वो वैल्यूएशन अब वहाँ पहुँच गए हैं कि मतलब ना हाथ लगाने में ना डर लगता है। काफ़ी ज़्यादा फ्रॉथी हो गए थे वैल्यूएशन, और हमने वैल्यूएशन करेक्शन देखा। अभी भी ऐसा नहीं कि सस्ते हो गए हैं। दूसरे अगर हम बात करें तो डेटा सेंटर वाला बिजनेस है, जहाँ पर ग्रोथ अच्छी है, इन्वेस्टमेंट भी उसमें हो रहे हैं। ईवी और सोलार, वहां पर मतलब बातें तो काफी हुई कि नहीं मौके आगे हैं। अब भविष्य में आगे 15-20 साल में क्या होगा पता नहीं, बट कोई बहुत ज्यादा बड़े स्ट्राइड हमने देखे नहीं। आपका सर व्यू पॉइंट क्या है इन जो जो इमर्जिंग थीम्स है? सबसे अच्छा आपको क्या लग रहा है? ये देखिए, जो ईएमएस जो आपने सेक्टर बनाया है, बहुत ही अट्रैक्टिव सेक्टर है। और ये क्योंकि ये कंपनीज नहीं है, स्मॉल कैप्स हैं, मिड कैप्स हैं, तो ये वोलेटाइल रहता है प्राइस उसका। ये अभी भी डेवलपमेंट फेज में है, ये ग्रोथ फेज में है। तो इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को सिर्फ प्राइस मूवमेंट देख के ये डिसाइड नहीं कर लेना चाहिए कि ये कंपनी अच्छी है या बुरी है। जो प्राइस मूवमेंट इसमें, जिसकी वॉलेटिलिटी की भी आपने बात करी अभिषेक जी, की वैल्यूएशन एक टाइम पे बहुत महंगा लगता है और फिर रीजनेबल लगता है, वो इसीलिए है क्योंकि टेक्निकल फैक्टर्स ज्यादा प्ले कर रहे हैं। पिछले क्वार्टर में आप रिजल्ट्स देखें, और ये मेरी कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर सिंस हम सेक्टर डिस्कस कर रहे हैं और हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक्स, जैसे केन्स है, सिरमा है, एम्बर है, इन सब के रिजल्ट्स उम्मीद से बहुत अच्छे आए। और ये क्लियरली एक बहुत पॉजिटिव डिमांड एनवायरनमेंट में है, और जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हैं पिछले 5-6 साल में, उसका पूरा फायदा मिल रहा है। ये एक सनराइज सेक्टर है अभिषेक, तो इसको इन्वेस्टर्स को जो पेशेंटली होल्ड करेंगे, एक बहुत अच्छी रिटर्न मिलेगी, मार्केट बीटिंग रिटर्न मिलेगी। ये सेक्टर जो ईएमएस सेक्टर है, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं आईटी सर्विसेज से ईयर 2000 के आसपास, जहां से आईटी सर्विसेज सेक्टर ने टेक ऑफ किया था और
अल्ट्रा लार्ज कैप कंपनीज बन गई थी। ये जो ईएमएस का सेक्टर है, मुझे लगता है अगले 5 साल में वही ग्रोथ दिखाएगा। तो इन्वेस्टर्स को थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। कई बार ये स्टॉक महंगे हो जाएंगे, कई बार ये थोड़े रीजनेबल हो जाएंगे, पर ट्रेडिंग करने की बजाय आप इनको एलोकेट करके 15-20% अपने पोर्टफोलियो में रखें, तो ये एक सेक्टर है जो मल्टी बैगर रिटर्न देगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और जो दूसरा आपने कहा, सॉरी मैं उसका भूल गया अभिषेक, अगर आप एक बार फिर से बता सके तो। डेटा सेंटर सर, डेटा सेंटर, डेटा सेंटर सेंटर और ईवी की जो आपने बात करी थी, मुझे लगता है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है, ये स्पेशली जो हमने ऑयल प्राइसेस में स्पाइक देखा सडनली, और अभी भी $90 पे है जो $60 पे होता था, तो ये एक अगेन ड्राइव करेगा इलेक्ट्रिफिकेशन को, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ मोबिलिटी, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, हाउसेज। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि जो रेगुलर इलेक्ट्रिक प्राइसेस, पेट्रोल पंप के प्राइसेस इतने इस लेवल के थे कि आपको इलेक्ट्रिफिकेशन का थ्रू सोलर पावर, रिन्यूएबल कोई जरूरत नहीं थी। पर जैसे जैसे पेट्रोल पंप पे प्राइसेस बढ़ेंगे, और वो जरूर बढ़ेंगे अगर इस तरह के ऑयल प्राइसेस रहे ग्लोबली, तो वापस एक थीम बनेगी कि अगर मैं ईवी ले लूं, वो बेटर रहेगा कॉस्ट ऑफ रनिंग के हिसाब से। तो वो पूरा वैल्यूएशन रीसेट होगा। तो उसमें जो भी लीडर कंपनीज हैं 4 व्हीलर्स में और 2 व्हीलर्स में, उनको डेफिनेटली एक डिमांड पिकअप दिखेगा। तो एक वो सेक्टर इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। जो सोलर पावर है वो थोड़ा अभी भी मुझे लगता है डेवलपमेंट फेज में है, थोड़ी काफी रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज हैं उसमें, तो उसमें इन्वेस्टर्स पेशेंस रख के वेट एंड वॉच कर सकते हैं। और आई थिंक डेटा सेंटर एक बड़ा प्ले है, पर कैपेक्स ड्रिवन है। लार्ज कैप कंपनीज हैं वही प्ले कर सकती है, थोड़ी छोटी कंपनीज हैं जो कूलिंग सोल्यूशंस बना रहे हैं, अलग अलग सोल्यूशंस बना रहे हैं, पर वो मुझे लगता है थोड़ा अर्ली है अभी। मे बी 6 महीने में वो क्लैरिटी आएगी डेटा सेंटर में क्या बेस्ट वे है उसको इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स के पास। ठीक है अभय सर, बहुत ही क्लैरिटी के साथ सर, और बहुत कन्विक्शन से आपने अपने सारे के सारे सेक्टर्स पर अपने व्यूज़ आपने शेयर किए। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपसे फिर से मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया सर। बाजार को अगर आप देखेंगे तो लोअर लेवल से थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई है। कितनी स्ट्रेंथ? दिन के निचले स्तर से लगभग 80-90 अंकों के आसपास से रिकवरी हम निफ्टी में देख रहे हैं। और निफ्टी बैंक की बात करें तो इस वक्त दिन की ऊंचाई के आसपास है निफ्टी बैंक। 700 अंकों का उछाल है, 1.25% ऊपर आपको इंडेक्स नजर आएगा। कल 1700 अंकों की गिरावट, आज 700 अंकों की रिकवरी। ये है कहानी। निफ्टी के मुकाबले डबल से ज़्यादा तेज़ी आज हम देख रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि आईसीसी बैंक, कोटक बैंक आप देखेंगे 1.5 से 1.25% के आसपास की तेज़ी हम शेयरों में देख रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट में आज नरमी है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मतलब इकलौता शेयर है निफ्टी बैंक में जहां पर आज आपको नरमी दिखाई देगी, अदरवाइज बाकी सारे शेयर आज आपको चमकते हुए नजर आएंगे। तो कल गिरा ज्यादा था, आज रिकवरी भी वहां पर ज्यादा आना थोड़ा लाजमी भी है और स्वाभाविक भी है। चलिए शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। ब्रेक के बाद हम शुरुआत करेंगे अपने मिड कैप शो।